अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मुल्क का अगर सियासी वक्त देखें या दाखिली अमूर देखें या खारजी अमूर देखें तो तीनों जगहों पर हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त नज़र आ रही है। दाखिली तौर के ऊपर जो सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला के बयान के बाद जो हलचल मची है उसकी बाज़गश्त अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ज़लज़ला जो है उसके झटके जो है अभी भी आ रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज ये कहा कि सिस्टम भी जो है, यानी 5 साल जो असम्बलियों का सिस्टम है वो भी चलेगा और शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म रहेंगे। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर उन्होंने ये बात क्यों की कि जनाब सिस्टम तबाह हो चुका है और इसको बदले बगैर जो है पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकता। बहरहाल, क्या वो जो बादल छाए थे उनके बयान के बाद वो हट गए? ये इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये सिस्टम खराब कैसे हुआ। जो पीटीआई के रहनुमा है उनमें से एक रहनुमा ने जो आज बात की, उनकी जो बात है बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी सिस्टम उसी दिन फेल हो गया था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। यानी वाकई क्या ये बात सही है कि सिस्टम उसी दिन फेल हो गया था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको हटाया गया और आगे से जो निगरान गवर्नमेंट आई और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके ऊपर जो उम्मीदें वाबस्ता थी, खासतौर पर इकोनॉमी की बात की जा रही थी कि जी ये आके गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को संभाल लेगी। लेकिन आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की इकोनॉमी की, वो सबके सामने है। जहां तक अगर मैं खारजी अमूर की बात करूं तो इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि फील्ड मार्शल जो है जनाब आसिफ मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वहाँ उनकी जो आला लीडरशिप से मिलेंगे। इस जो सूरत हाल है इसमें इस दौरे का मकसद क्या है और इससे क्या पाकिस्तान हासिल करना चाहता है और इस दौरे के इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात जो दाखिली तौर पर जो मैंने बात की एक वो है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ है, 12 दहशतगर्द जो है उनकी हलाकत की बात बताई जा रही है। तो एक ऑपरेशन भी पाकिस्तान का साथ साथ चल रहा है और टेररिज्म के वाकयात भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा इशू जो टेररिज्म है वो इस वक्त हमें लगता है कि ये अफरीद जो है मुंह खोल के हमारे सामने खड़ा है। तो ये सारे सूरत हाल है, जो नाजुक सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान इकबाल खान साहब जो है मौजूद हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और गुलाम बाज खरल साहब जो है एडवोकेट हैं, इस वक्त कानूनदान भी तजियाकार है, हमारे साथ मौजूद हैं। और औरंगजेब बरकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान है, इसके अलावा अच्छे और बड़े तजियाकार भी हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है, खासतौर पर मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। सबसे पहले आज मैं बरकी साहब आपकी तरफ आऊंगा और आपसे शुरू करूंगा। ये जरा बताएं कि जो हलचल मची थी और इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप क्या कहते हैं? क्या वाकई इमरान खान साहब जो है इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको हटाकर ये सेटअप लाया गया, और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जनाब जो पाकिस्तान में इस वक्त तबाही है, निज़ाम की तबाही है, उसमें मौजूदा जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं। क्या कहते हैं इसको? सर अपना थैंक यू वेरी मच। ये आज नहीं, ये इमरान खान की अरेस्ट पे नहीं, जिस दिन कायद आजम को जियारत भेजा गया था उसी दिन से ये डिरेलमेंट शुरू हो चुकी है। जिस दिन उसकी एम्बुलेंस खराब की थी उसी दिन से ये डिरेलमेंट शुरू हुई है कि पाकिस्तान को तो पलने ही नहीं दिया। बीज लगाया, उसके बाद ना पानी ना खाद। उसके बाद जब लियाकत अली खान का मर्डर हुआ है, फिरोज खान नून को जब हटाया गया है, भुट्टो को शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो शहीद को शहीद किया गया। सर ये सिस्टम तो पहले दिन से ही आवा ऊत है इसका। और मोहसिन नकवी की बात तक मैं यहां तक तो अग्री करता हूं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। सर पाकिस्तान बैंकरप्ट है, सिर्फ शो नहीं कर रहा कि हम बैंकरप्ट है, मगर बैंकरप्सी को ये बचाने की कोशिश नहीं करते। आज देखें, पैसा आपके पास है नहीं, आप भीख मांगते फिरते हैं। आज नई इन्होंने एक बना दी है पूरे पंजाब में, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट। लो जी, एक और ग्रेड 18 के कुछ 40-50 अफसर आ जाएंगे, पीछे कारें होंगी, उनकी पेंशन है, ये वो। तो ये सिस्टम नहीं चल रहा सही। आई एग्री विद मोहसिन नकवी, some drastic steps have to taken। लेकिन आज उन्होंने जो बात की है कि जनाब कोई शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आज़म रहेंगे, 5 साल भी ये असम्बलियां करेंगी, तो फिर ऐसी बात करने की जरूरत क्या है? सर मेरा नहीं है, वो कहने को तो जो मर्जी कहते रहे, जो एक्सट्रैक्ट कराना होगा उनसे वो करा लिया होगा, जो ये धमकी दे के बिहाइंड द सीन्स और मान गए होंगे, और इसीलिए वो अब चले गए हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ सऊदी अरेबिया भी। जी अगर सऊदी अरेबिया आप इतना जाते हैं भाई, आप उनकी डिफेंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट देम। मैं उस तरफ भी आता हूँ, डिफेंस पर बात करेंगे। खरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बात अभी इन्होंने की है, ठीक है, एक तो इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर नजर डाली और बताया कि क्या हुआ था,
लेकिन आज पीटीआई के जो लोग कह रहे हैं, मैं रिसेंट जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है इसके अंदर बात करूं, तो क्या वाकई इसमें कोई क्रक्स है, इसमें कोई ऐसी चीज है, वेटेज है कि जनाब इमरान खान साहब को जिस दिन उतारा था उस वक्त ये सिस्टम डीडल हो चुका था। और उसके अलावा जो अलीमा खान साहब है उनका एक आज बयान भी है कि जो तहरीक के हवाले से गालिबन अगस्त में चली गई है या सितंबर में वो चली गई है तहरीक पीटीआई की, तो उन्हें बड़ा गुस्सा है कि 2 माह ये इतनी दूर कैसे चली गई तहरीक जो हमने उनकी रिहाई के लिए करनी थी। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये मुबासा चल रहा है कि निज़ाम तबाह हो गया है, गिर गया है, और कोई ये बात नहीं कर रहा कि निज़ाम चलाने वाला कौन है और इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों तबाह हुआ है। देखिए, निज़ाम तो तब से ही हमारा तबाही की तरफ शुरू हो गया था जब से पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही हमारी कौमी सलामती खतरे वजूद में आ गई थी। उससे लेके आज तक वही निज़ाम चल रहे हैं और वही कौमी सलामती खतरे में है, वही मुल्क के वसी तर मफादात में सारी पॉलिसियां और कार्रवाइयां जारी हैं। तो अब तक किसी में कोई इखलाकी जुर्रत क्यों नहीं पैदा हुई कि वो जिम्मेदारी कबूल करे कि ये जो 80 साला निज़ाम चल रहा है और वो तबाहशुदा निज़ाम है। ये खुद मानने हैं मोहसिन नकवी साहब कि मैंने अब इस 3-4 साल की बात नहीं की, मैं तो 80 साल की बात कर रहा हूं कि 80 साल से ये निज़ाम तबाहशुदा है, फरसूदा है। तो ये भी बता देते नकवी साहब कि ये 80 साल से इस निज़ाम को चलाने वाले कौन हैं और इसके जिम्मेदार कौन हैं। अच्छा, ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम जो है इसमें 30 साल से ज्यादा आपको पता है कि माशाल्लाह रहा। फिर जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने दिया उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। मतलब कायदे आज़म अगर आज जिंदा होते तो उनके लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है। जो पाकिस्तान ने उन्होंने इस कौम को दिया था उसके तो 2 टुकड़े हो चुके। देखिए, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, फिर आप जरूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक तो यह है कि पाकिस्तान टूट चुका है, अब पाकिस्तान की बाकी सूरत हाल आपके सामने है। कश्मीर से लेकर आप कराची तक चले जाएं तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है, ये मेरा जो नुक्ता है वो तो ठीक है, आप भी वही बात करें जो औरंगजेब बरकी साहब ने की है। लेकिन मुझे बताएं कि मौजूदा हालात में एक मुल्क की पार्टी है जो कहती है जी हमारी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, पीटीआई, और वो आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ना गिराया जाता तो या गिरफ्तार ना किया जाता तो ये हालात नहीं होने थे, जो कि मोहसिन नकवी साहब एडमिट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, इमरान खान चाहे हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सारे इस तबाही में बराबर के शरीक हैं और जिम्मेदार कोई और भी हो सकते हैं और बराबर के शरीक भी हो सकते हैं, क्योंकि सियासतदानों ने तो सपोर्ट की है हमेशा। यहाँ पे किसी को कोई आइन की बालादस्ती के लिए किसी ने काम नहीं किया, किसी को जमहूरियत के साथ कोई वास्ता नहीं है। सब ने अपने अपने इक्तदार के लिए और इख्तियारात के लिए यहाँ पे सहूलतकारी की है और किसी को सिलेक्टर के साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। हमेशा यहाँ पे जिम्मेदार है, इसके सिलेक्शन की कोशिश की गई है। नहीं, सियासतदान भी जिम्मेदार है, सियासतदान भी जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। और देखिए, कुछ ऐसे भी सियासतदान हैं जो असूल पसंद है, जिन्होंने इनकार किया है। उन्होंने इस गहती गंगा है उसमें नहाने से परहेज किया है, बहती गंगा में। तो ऐसे भी हैं सियासतदान, लेकिन हमने जब इनकार किया उनको फांसी पे लटकाया गया। अब आप देख लें कि हमारे मुल्क में भी कितने वजीर आजम जो हैं उनको सूली पे लटका दिया गया। भुट्टो साहब है, उसके बाद कुछ लोगों बाकियों के साथ जो सलूक हुआ जी, जो जिनके के साथ जो सलूक हुआ। हाँ। तो गुजारिश ये है कि आपने इस मुल्क में कभी कोई निजाम चलने दिया है क्या? इसमें कभी कोई निजाम वाज़ेह? अच्छा, चलिए, ये तो हो गया टोटल। अब मुझे ये बताएं कि जो गुज़िश्ता अभी 16 माह की उनकी जो निगरान गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट है, इसमें अगर निजाम खराब है तो इसकी जिम्मेदारी जरा बता दें किस पर है? क्योंकि पार्टियां जो 2 बड़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये इक्तदार में है, क्योंकि ये ला कहें कि हम इसमें शामिल नहीं है। गवर्नर इनके हैं, सदर इनके हैं और बाकी भी इनके पास हैं, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट है। तो ये क्या दोनों जिम्मेदार हैं? गुलाम बाद साहब, ये जवाब देने से पहले एहतियात करें, बार वीगो डाला खड़ा है। ये जरा बता दें। देखिए, मैं तो बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं और हमेशा हमने कोशिश की है कि अवाम के सामने और अपने नाजरीन के सामने सच्चाई भी रखें और तरीके से बात की जाए, ताकि किसी के हवाले से हमको किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हम सिर्फ
वही बात कर रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, और मोहसिन नकवी साहब का किसी जमात के साथ मैंने जो बात की है, ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है, क्यों नहीं जिम्मेदार। ठीक है। मैं अर्ज करूं कि हमारी जो जितनी भी सियासी पार्टियां सारी जिम्मेदार हैं, और हमारे सियासतदानों ने तारीख से सिर्फ एक ही सबक सीखा है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। इन्होंने हमेशा अपने आप को फ्रंट लाइन पे पेश किया कि हम जो है आवाम के हकूक को छोड़ दें, जमहूरियत को छोड़ दें, आइन को दफन करना है तो कर दें, अदालतों को, अदलिया को मफलूज करना है तो कर दें। ये करप्शन। अच्छा, एक बात बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, डिबाकल है, जो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो IPPs हैं एक बहुत बड़ी वजह है, और IPPs का जो मायदा आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ, और आज पाकिस्तानी कौम की दूसरा 5 सालों के अंदर 7,000 अरब रुपया IPPs को दे चुकी है, जिसके ऊपर एक यूनिट भी हमें नहीं मिला। यानी जिस कौम का 7,000 अरब रुपया IPPs चला जाए, वो मायदा आपकी जमात ने किया, आपकी उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके दौर में हुआ, और आज भी उस IPPs में आपकी जमात की जो लीडरशिप है उनके बहुत सारे बताए जाते हैं कि जी शामिल है। देखा जी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किए थे वो 1997 से पहले किए थे, और वो एक्सपायर हो चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा 11-12 थे, अब तो 100 के करीब है। ये मोस्टली बशरफ के दौर में भी हुआ है, और उसके बाद नवाज शरीफ ने बड़े किए थे ये 97 से लेकर 99 तक। और आप देख लें तो कौम का जो बेड़ा गर्क हुआ, जो तबाही जो हुई है, जो उसे क्यों नहीं कह रहे हैं अपना तो फिर IPPs मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा तो सिर्फ 7,000 अरब रुपया जो मकरूज कौम है उसका IPP बगैर यूनिट के हो गया, तो उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं जो पॉइंट आप उसी पे आ गए हैं, उसमें जो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब भी शामिल है, उनकी जमात भी शामिल है, आपकी जमात भी शामिल है, दोनों इस वक्त इक़्तिदार में है। 7,000 अरब रुपया कौम का जो है जा चुका है, और लोग भूख से मर रहे हैं या खुदकुशियां कर रहे हैं, ये महंगाई का तूफान है, तो उसके पीछे अच्छा कर्जे हम पर इतने ज्यादा चढ़ गए, तो फिर इक्वली रिस्पॉन्सिबल मान लेना इस बात। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी 30 इयर्स के किसने दिया जी अपना? ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर गया था 30 इयर्स के लिए। अभी इकट्ठे ही है ना उनके साथ, शहबाज शरीफ का उनके साथ हुकूमत में है ना। नवाज नहीं सर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनके अपने हैं IPP। और दूसरी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेट देयर बी आर्बिट्रेशन इन इंटरनेशनल कोर्ट। करते नहीं है ना, अब प्रेसिडेंट साहब आके मौजूद सर, इसलिए नहीं करते कि करप्ट है ये, तो कट्ठे हैं ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं पर कट्ठे हैं, और आप इसको मान भी रहे हैं जी। क्या खरल साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैंने अब एक नुकता दिया, 7,000 अरब, एक ऐसी कौम जिसके अंदर हर पैदा होने वाला बच्चा जो है तकरीबन 3 लाख का इस वक्त मकरूज हो चुका है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, लोग इस वक्त पॉवर्टी लेवल जो है आपका एक्सट्रीम नीचे जा चुका है, यानी 70% से ऊपर आपकी कौम जो है इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पे है। और ये बताते हैं जी 8,000 रुपए वाला जो है वो एक उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि इसमें एक मैं ऐड कर दूं, करप्शन की इतनी इंतहा है नवाज लीग की, इंपोर्टेड कोल, यहां थार का कोल नहीं ले रहे, इंपोर्टेड कोल आता है और कहां जाता है? साहिवाल जाता है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और ये क्या नाम निशात वालों का जॉइंट वेंचर है। भाई अगर आपको जरूरत भी थी तो आप लास बेला में चले, ठीक हो गया इसी बात। अच्छा चले, मैं इनकी बात मान भी लूं, खरल साहब ये बताएं कि देखिए मैं एक पॉइंट बता दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मान भी लूंगा कि वो नून लीग बड़ी करप्ट है, ये सारी जो बातें कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट को क्याम, यानी इस वक्त जो मौजूदा क्याम है कि वो गवर्नमेंट रहे, उसके पीछे PTI नून यानी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर वो करप्ट है, मुल्क को लूट रहे हैं, और ये साथ शामिल है, ये जो लार्जर इंटरेस्ट नहीं, आप अगर इसको पर्सनल इंटरेस्ट कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, यहाँ तो सारी प्राइवेट पार्टीज हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये पार्टनरशिप करते हैं, क्राइम पार्टनर आपने सुने होंगे, ये क्राइम पार्टनर होते हैं कि मुल्क को कैसे लूटना है मिलके, फिर सब मिलके लूटते हैं। तो ये सिर्फ और बाद में भुट्टो साहब का नाम है। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी गवर्नेंस की बात की, देखिए सुबह सिंध में बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं, पानी से प्यासे मर रहे हैं, वहां भूख अफलास नंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रिश्वत के बाजार गर्म है। तो ये हर सूबे में यही सिचुएशन है। यहाँ पे देख लें 11 अरब रुपए के जहाज लिए जा रहे हैं, अवाम बेचारी खुदकशियां कर रही है, बिल अदा नहीं कर सकती, एक बल्ब का 25,000 बिल आ रहा है, लोग मर रहे हैं। और कितने लोग जो खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं,
मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त जितने भी ये हमारे तालीमी इदारे हैं वहां पे एडमिशन नहीं हो रहे। उसकी वजह यह कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो वहां पे दें। अच्छा, इसमें मैं फिर आईपीपीएस की तरफ चला जाता हूँ। 7,000 अरब रुपया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना, और मकरूज मुल्क जी। और मैंने कहा गुज़श्ता 5 साल में हुआ है, यानी इसमें अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के भी कुछ साल डाल लिया जाए तो पीटीआई के क्रेडिट पे कोई आईपीपी नहीं है। नहीं, और ये सारे रिव्यू किया था, मैं कहता हूं रिव्यू क्या, उनके अपने तो नहीं है ना। और ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें सारे यहाँ तो पीपल्स पार्टी वालों के हैं और कुछ चाइनीज के हैं थोड़े से, बाकी नून वालों के हैं, उनकी लिस्टें भी आ चुकी हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो फिर मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, इसमें मैं जरा खरल साहब जरा जवाब सबसे बात है। देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो जो बता रहे हैं, उनको चाहिए था कि खुल के नाम लेते कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन लोग इसमें सहूलतकार हैं। अब जाके उन्हें याद है, हालांकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रिकेट को तबाह कर दिया, अमन वजीर दाखिला बने तो अमन को तबाह कर दिया है। और उसके अलावा आज तक मुझे बताएं जो उनके जिम्मे ड्यूटी है, जो उनके जिम्मे काम है वो उन्होंने किया है। वो वजीर दाखिला है मुल्क के और वो सफारतकारी कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में ऐसे फिर रहे हैं जैसे हमारे वजीर खारजा हैं। तो अब ये कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, हाइब्रिड निजाम जिन्होंने ये बनाया, हाइब्रिड निजाम ना, ख्वाजा आसिफ ने कहा हाइब्रिड निजाम सर, जिन्होंने लाया नहीं, दोनों पार्टियों को हाइब्रिड निजाम बनाया, कभी पार्लिमानी निजाम, सदारती निजाम, कौन से निजाम आपने नहीं छोड़ा। ठीक हो गया, आपने ट्रक की बत्ती पीछे आवाम को लगाया हुआ है। ये आवाम को अब बेवकूफ इकबाल खान साहब ना ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाया हुआ है। जो भी आप छोड़ेंगे ये सिर्फ अपनी ठीक हो गया इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और अपनी ताकत। इसका जरा जवाब ले लें इकबाल खान साहब। आपने जो पार्टी आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जी मैं बताता हूँ, मजे मजे से खा भी रहे हैं। 70,000 अरब रुपए का आपने जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ बीइंग नेशनलिस्ट ऑफ द कंट्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना कारकुन होने की हैसियत से और अवाम का मुखलिस नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं ये बरमला कहना चाहता हूं कि आईपीपीएस को कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए इस मुल्क से। दिस इज आई डिमांड। अगर नहीं हुआ, नहीं सुनिए ना बात, मेरी बात करके आप दूसरों को मौका देते हैं, मुझे बात करने का मौका नहीं। मैंने अगला सवाल कर दिया ना, पहले इसका जवाब तो ले लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक आपने बिजली का जिक्र किया, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है। उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। ABCD जो भी लोग हुकूमत में हैं, आई एम क्लियरली लाउडली सेइंग दिस कि उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपने नकवी साहब का जिक्र किया, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो वजीर दाखिला हैं और क्रिकेट का जो उन्होंने हाल किया और दूसरे मामलात में। अब देखिए, अब जो ये मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जो चेक एंड बैलेंस रखे हुए है। पहले जो मामलात जिंदगी में रहे वो आपके सामने है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अच्छा स्टेप लिया। नकवी साहब ने, उनका आईनी रोल ही नहीं, उन्होंने आगाह किया। उनका आईनी रोल ये तो नहीं है कि वो उन्होंने आगाह किया है और किसी हो सकता है कि मामलात अच्छे बेहतर होने की उम्मीद बन जाए या आपस में सेटल डाउन करके कौम की तरफ सोचे। ये आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त गए हैं बैनुल अक़वामी दौरों में, जाहिर है वो आपस में बैठ के निगोशिएट करेंगे, बात करेंगे, प्लान करेंगे। ये एक तरह का समझ लें कि एक प्रोटोकॉल कॉल होती है आपस में। अच्छा बरकी साहब, आपने इकबाल खान साहब की बात, मैंने ये पूछा था, ये तफसील से बता दें, क्लैरिफाई कर दें कि कहते थे ना आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का बैलेंस किया हुआ है, दे आर द बैलेंसिंग फोर्स। वो किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वो इस तरह देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ बैनुल अक़वामी थ्रेट है, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। इस मुल्क का जो आपने देखा, जो हाल इंडिया ने अटैक किया, उसको आपने देखा कि डिफेंड किया आर्मी ने। मैं ये समझता हूं कि आर्मी ऑन द वे, दे आर वेरी मच इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, अब बरकी साहब मुझे अब सूरत हाल बता दीजिए, क्या अब क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम जो है, क्योंकि मैं अगले मौजू की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये चला जाएगा? 5 साल फिर उन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। सर, मेरी अपनी जाती राय में ये सिस्टम
पाकिस्तान को नहीं बचा सकता जो आजकल सिस्टम है। जैसे आपने कहा ना IPP का जिक्र किया, बड़े और चीजें बड़ी हैं, शुगर बड़ी है, फर्टिलाइजर है और बड़ी चीजें हैं, ब्यूरोक्रेसी है। ये पाकिस्तान अगर इस तरह ही चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल ये चल पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर है। जहां अपना काम होना चाहिए, हर रोज आप पढ़ते हैं जी 20 आदमी उधर मर गए, 24, भाई देन वेयर इज द पाकिस्तान इंटेलिजेंस? ये तो फेलियर है ना जी इंटेलिजेंस का। कि जी इंडिया करा रहा है, अगर इंडिया करा रहा है तो आपके जो होते हैं स्लीपर एजेंट्स अमेरिका, इंग्लैंड के, अपना इंडिया में, उन्हें आप एक्टिवेट करें, वो वहां शुरू करें, आजाद कश्मीर में नहीं, इंडिया में करना शुरू करें वो। मगर मेरा तो ख्याल है इट इज कंप्लीट फेलियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा बताइएगा जी, जो दौरा जो है इस वक्त हमारी बड़ी लीडरशिप का सऊदी अरब का, क्या हम फायदा वहां से उठा सकते हैं, या इस वक्त क्या सिचुएशन देखते हैं? एक तो आज इसहाक डार साहब को पता है, उर्दन जो फलस्तीन वाली जो है जो मामला है उसके ऊपर वहां पहुंचे भी हैं, तो क्या सूरत हाल आप देखते हैं? सर मेरे ख्याल में तो मैं खुद हैरान हूं क्यों गए, इतनी दफा जा रहे हैं। अगर तो पाकिस्तान को वहां से लेना है तो इफ यू आर सपोर्टिंग देम ऑन एज अ डिफेंस पार्टनर, तो हमें इकोनॉमिक एड चाहिए। हम वो डेवलप अपने जो है रिफाइनरीज वगैरह और दूसरी चीजों वहां इन्वेस्टमेंट करें और कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमिक असिस्टेंस करें, चाहे बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करें। आई डोंट से कि आप बीच हो गया। हरल साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? दौरे से आप क्या, क्योंकि जो सिचुएशन आपके सामने है, ये बात की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि जी ईरान के साथ मामला तय होने वाले हैं, फिर ईरान का और ओमान का वो भी एक अलग से आप मौजूद सारा चल रहा था, तो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत का सऊदी अरब जाने का क्या मकसद हो सकता है, उधर से क्या हासिल हो सकता है? देखिए, हम पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में कशपो लेके घूम रहे हैं और हमें कहीं से कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। हमें जब तक अपने पांव पे नहीं खड़ा होंगे, अपनी मईशत को नहीं बेहतर करेंगे, ना हमें पूरी दुनिया कुछ देगी, ना हमें IMF से कुछ मिलेगा। हमने कितने प्रोग्राम कर लिए IMF के साथ, हमारा अब मेरे ख्याल है 30वां प्रोग्राम के करीब है। तो अब तक कड़ी से कड़ी शरायत होती हैं। मेज के एक साम्राज्य के नुमाइंदे होते हैं, दूसरी तरफ भी वहां से लाए गए नुमाइंदे होते हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। तो आप जब तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को नहीं खड़ा करेंगे, देखें यहाँ तो अमन की सूरत हाल ही बड़ी खराब है। और कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे ताजर यहाँ पे आएंगे जब तक ऐसा साजगार माहौल नहीं बनाएंगे। आप कुछ अरसे तक एक नया शोशा छोड़ देते हैं, बहस छोड़ देते हैं लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे। आपको इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी कायम करनी होगी, रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा। जब तक आप कानून के मुताबिक नहीं सारे काम करेंगे और अपनी अपनी डोमेन में सारे काम नहीं करेंगे, तब तक ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, ना जो यहाँ का लोकल हमारा ताजिर है वो भी यहाँ से छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी आप मल्टी नेशनल कारखाने मिलें बंद हो गई हैं, तो आपको कैसे वहां से लोग पैसे देंगे? आपको डिपॉजिट अमाउंट मिलती है, वो कुछ अरसे के लिए मिलती है, वो भी आपसे मांग ली जाती है। तो जब तक आप इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे और इत्तफाक़े राय नहीं बनाएंगे लोगों के अंदर, और अवाम की राय की अहमियत नहीं होगी। देखिए, रियासत अवाम की ताकत से चलती है। अवाम जब तक रियासत के साथ वो फासले आपने ना बढ़ाए और मोहब्बत हो रियासत के साथ अवाम को, इस वक्त तो रियासत और अवाम के दरमियान फासले इतने बढ़ गए हैं कि अवाम को यकीन ही नहीं कि हुकूमत जो भी आती है अवाम का सोचती नहीं है, सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाती है और चली जाती है। अच्छा, इकबाल अहमद खान साहब, इस वक्त शब्बर जैदी साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हमें सबसे पहले चीन की तजारत से जान छुड़ानी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक वाइट एलिफेंट है, क्योंकि $25 बिलियन की हमारी ट्रेड है, जिसमें से तकरीबन $22 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और $2 बिलियन जो है उसकी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है, और हमारी उससे अपनी जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है। तो इस सूरत में आप, चूंकि आप भी लाहौर के सदर हैं ताजर बरादरी के, और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, इसमें कौन जिम्मेदार है और क्या ट्रेड बेहतर हो सकती है इस वक्त के निज़ाम के हवाले से? आप बताएं, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रेड लीडर पीपल्स पार्टी के, आप क्या समझते हैं इस निज़ाम में से मईशत जो है बेहतर हो सकती है? देखिए, गुजारिश ये है कि ईरान और
ईरान के साथ जो मामलात हैं वो आपको पता है। चाइना एक ऐसा हमारा दोस्त है जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टाइम से लेकर आज तक ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है और हमेशा हर महाज पर उन्होंने हमारा साथ दिया। अगर हमारी उनसे तजारत बढ़ रही है या हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं या वो हमारे जिस तरह के लाहौर एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं और लगा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, 2-3 बिलियन डॉलर जो हमें आता है, थोड़ी एक्सपोर्ट है ना हमारी, वो उसमें से भी 1 बिलियन डॉलर सर गुजारिश है कि अब वो लोन सर्विसेज जो है हम सर चाइना जो है वो सिर्फ आप ही को सामान नहीं भेजता, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सामान जाता है उसका। नहीं, और मुझे ये बताएं ना, अगर आप अफादियत ये है कि 22 बिलियन डॉलर की, जी 25 बिलियन डॉलर की आपकी ट्रेड है ना, आप 20-22 बिलियन डॉलर की जो आपको इंपोर्ट आप करते हैं, अगर वो बंद कर दें तो आपकी अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। जी किस तरह, आप मुझे ये बताइए। इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए बिजली का सस्ती होना जरूरी है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस का सस्ता होना जरूरी है। वो तो फैसिलिटीज है नहीं अब इस मुल्क में। सुबह को नाश्ता नहीं मिलता लोगों को, दोपहर खाना नहीं खा सकते। एक टाइम है, आप 9 बजे के बाद 10 बजे उठे तो आप नाश्ता नहीं घर में कर सकते। तो दिस इज दी स्ट्रेटेजीज, ये जो स्ट्रेटेजीज हैं इसको चेंज करने की जरूरत है। सब लोगों को, तमाम पार्टीज को, पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों को मिल बैठ करके अच्छा लाएमल बनाना चाहिए। और ये मेरे भाई ने जैसी हर सामने बात की और मेरे बड़े सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फरमा रहे हैं, गुजारिश ये है कि हमें सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और अवाम के लिए बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए ताकत का सरचश्मा अवाम है और ये हमें मालूम है, हमारी तमाम। अच्छा, ये वैसे बहुत बड़ा इल्यूजन है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम तो बेचारी उनकी हालत है ना, सर यही तो गुजारिश है कि दैट्स व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर दैट। ना पेट में रोटी है। आपकी जितनी लीडरशिप है, उनके बड़े बड़े महल तो पाकिस्तान में भी है ना। अभी आप जरदारी साहब के लाहौर के गद्दी बिलावल हाउस देख लें या कराची में इसी तरह इनके सारों को देख लें, तो ये मुझे लगता है कि ताकत का सरचश्मा कोई और है। ये तो बेचारे बस ऐसे ही इनके नंगी पीठों पर यही बातें करके तहज़ानियां जो बरसते रहेंगे। अच्छा, ये बादशाह आदमी है जो मर्जी बात की है। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त बरकी साहब कि ईरान की जो सूरत है अमेरिका के साथ, इसमें हमारी लीडरशिप का वहां जाना, इसका भी कोई टच है? होगा, जरूर होगा। ये जो सऊदीया जा रहे हैं, क्योंकि सऊदीया एक आपको पता है उनका बड़ा खास कॉन्फिडेंट है यूएसए का, और ईरान, और इन्होंने भी वहां से पिछले 8-6-7 हफ्तों वीक में इन्होंने कोई वहां से ईरान पे बम्बार्डमेंट या मिसाइल नहीं फेंके, और ईरान ने भी वहां कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ कुवैत और इधर करते रहे। नहीं, ये है रोल, इस उनका वहां जाना एक रोल है कि सऊदीया भी यूएसए को समझा सकता है, उसका अपना वेट है। ठीक हो गया। हरल साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग से थक चुका है, बल्कि हार चुका है, और वो हर सूरत इस जंग से निकलना चाहता है और उस मसले को हल करना चाहता है। जिस वजह से वो सारे दोस्तों को पैगाम भेज रहा है और दोस्तों के जरिए इस्तेमाल दोस्तों को कर रहा है। उसमें सऊदीया भी उनका दोस्त है, हम भी अमेरिका के बड़े पुराने दोस्त हैं, हम भी उनकी खातिर जो सहूलतकारी है वो कर रहे हैं, ताकि सऊदीया को साथ मिला के ईरान के साथ बात की जाए। अमेरिका जो कह रहा है या उसके साथ मिलके जो भी इसमें मेन स्टेक होल्डर है, जहरी बात इसमें टर्की है, सऊदीया है, कतर है, जो बाकी दीगर है ममालिक, उन सबको मिल बैठ के इसका कोई लाया अमल बनाना होगा कि कैसे इस मसले को, पहले जो आपके सामने पीस पॉइंट आए जिस पे एग्री हुए, उसके बाद वो खत्म हो गया, वो मुआहदा खत्म हो गया, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने खुद की। उसके बाद आप एक जामिया मुआहदा होना जरूरी है, और जामिया पीस एग्रीमेंट जो होगा उसके मुताबिक ये एक मुसलमा असूल जो तय किए जाएंगे ताकि पैदार अमन आ सके। ठीक हो गया। बरकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इकबाल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नहीं, आई थिंक जो ना हरल साहब ने कहा, इस वक्त जहां तक है आई फोरसी, आप ही के इधर बैठ के 4 महीने पहले मैंने कहा था कि 3-4 महीने लगेगा। आई फोरसी को जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स जी। इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? गुजारिश ये है कि अमेरिका में भी एक बिजनेसमैन की हुकूमत है और उनका लार्जेस्ट इंटरेस्ट है। असल में मेरा ये अपना जाती तजिया है जो मैं महसूस करता हूँ, वो ये है कि जंग की आड़ में ट्रेड का भी एक मामला चलाया जा रहा है,
और तमाम ममालिक जो इस जंग में इन्वॉल्व हैं, समहाउ उनके साथ ट्रेड का कोई सिस्टम बनेगा तो तभी ये जंग खत्म होगी। अच्छा, एक बात से मुझे याद जी। पड़ता है कि आज से 2-3 माह पहले भी जब आप मेरे प्रोग्राम में आए जी। तो पहले दिन भी हुआ तो आपने कहा कि जी मुझे यकीन है चंद दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। फिर अगली दफा आया आपने कहा कि जी बस अब खत्म होने वाली है। जी फिर आए जी, आज अभी फिर भी आए। मैं ये कहता हूं, आज भी मैं ये कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, जैसा कि मेरे सीनियर बड़े भाई ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि अब इसको देखिए, हर चीज का कोई ना कोई उसने खत्म होना है, उसको तरीके से उन्होंने वाइंड अप करना है इस माहौल को, और वो करेंगे म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। मिसाल के तौर पर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, सऊदी अरब के इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरब इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसने अमेरिका में, हमारे साथ क्यों नहीं करता? चूंकि हमने तो सऊदी अरब जब बिल्कुल डाउन था तो पाकिस्तान उसको हेल्प किया करता था, इसी तरह और ममालिक को भी। तो अब उनको भी चाहिए कि हम जब इस वक्त डाउन है तो हमें भी सपोर्ट करें, हमारे साथ तावन करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ अमेरिका के साथ करें या और दूसरे ममालिक के साथ करें। मेरा तो ये ऐसा सोच है, और ये सारी बिजनेस की गेम बनाई हुई है, उतार चढ़ाओ, कभी इंडेक्स ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये सारा मामला हो गया। संभव बल्कि चंद साहब- लोगों के हाथ में है और वो कर रहे हैं। बल्कि साहब जरा ये थोड़ा सा पाकिस्तान का जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है बलूचिस्तान में, 12-14 फिर दहशतगर्द मार दिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फौज जो है या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं अब वो बलूचिस्तान पे खास तवज्जो रखकर कर रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं सब वो तो कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं ये, मगर जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दे शुड हैव मोर इंटेलिजेंस आउटपुट वहां के, बजाय के इतने लोग मारे, उन मारने से पहले दे शुड बी एबल टू अरेस्ट देम, एप्रीहेंड देम, यहाँ भी और केपीके में भी। अच्छा हरल साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए हमारे हमसाये में अफगानिस्तान है, भारत है, हमें पता है कि दहशतगर्दी वहां से हो रही है, सहूलतकारी वहां से हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाया जाए, ताकि अंदर से अंदरूनी जो अच्छा, इस हवाले से, एक जगह- इस्तेकाम के हवाले से बरकी साहब ने प्रोग्राम के दरमियान में एक बात की थी कि हमारे भी स्लीपिंग वहां पे बैठे हुए एलिमेंट्स, तो उनको जरा एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी फैला रहे हैं बिल्कुल। और कहा जा रहा है तो उनको इसका जरा टिट फॉर टैट तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये एक जामिया पॉलिसी हो, उसके मुताबिक जब अब आपका वजीर दाखिला आए रोज आके इंतजामी यूनिट की बात करे, सियासत की बात करे। एक बात मैं वाजिया कर दूं, पहले मैं नहीं कर सका था। देखिए आइन में 140A बड़ा वाजिया लिखा हुआ है उसमें कि आप जो प्रोविंसेस हैं शेल एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और उसको डिवॉल्व करेंगे, अथॉरिटी डिवॉल्व करेंगे, उसको फाइनेंस डिवॉल्व करेंगे, उसको पावर देंगे। जब एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है तो उस तरफ तो नहीं जाते, नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते ठीक हो गया। और इन हालात में जहां बलूचिस्तान के आपके सामने हालात हैं, कश्मीर के आपके सामने हैं, केपीके के हालात आपके सामने हैं, तो इस वक्त में मेरी नजर में तो ये बड़ा एक आमकाना मुबासा शुरू हो गया है कि आप मुल्क में बजाय इस्तेकाम लाएं और जो है यूनिटी बनाएं, आप मजीद इसको डिवीजन की बात करें। अच्छा इकबाल ले अहमद खान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम 9/11 के बाद देख रहे हैं, हर रोज, दूसरे रोज, तीसरे रोज जो है कोई ना कोई टेररिज्म का वाकया होता है, ऑपरेशंस भी होते हैं, कहा भी जाता है कि कला कमा करेंगे, एक्सटर्मिनेट कर देंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होती टेररिज्म जो है ना। अगर यहाँ से ऑपरेशन होता है तो 20-25 लोग उनके यानी जो जन्म हासिल करते हैं, तो फिर कुछ दिन के बाद वो भी कोई ना कोई वाकया कर देते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन देखिए इसका यही है कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं, मैं फिर ये तनकीद नहीं कर रहा बल्कि राय दे रहा हूं। राय ये है कि फोकस करना चाहिए अपने इंटरनल हालात में और उसको देखना चाहिए, और ऐसे फोर्सेस देखिए ना, बिला वजह की फलां फोर्स बना दी, फलां फोर्स बना दी, फलां अरबों रुपए का ज़िया कर रहे हैं। देखिए पहले भी ये मुल्क चल रहा था, अच्छा तरीके से चल रहा था। अब सूरत हाल ये है कि हमें थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत बात की है मेरे भाई ने कि हमें अपने मुल्क के अंदरूनी मामला पर खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और मैं फिर ये दोहराता हूं बात कि हमें आपस में सबको, जो भी जिन्होंने भी वॉकआउट भी किया हुआ है, सब लोगों को एक टेबल पे बैठ के, एक मेरा ख्याल है कि मुल्की लेवल पर तमाम लीडर्स की कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, इंटरनल बैठ करके उसका तस्वीर होना चाहिए, और मामलात को एमिकेबली हल करने के लिए कुछ सोल्यूशन आपस में करें, क्योंकि अवाम इस वक्त
बड़ी खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने जेवरात बेच के, अपने बच्चों बहुत के शुक्रिया, जेवर बेच बहुत कर शुक्रिया। बिजली के बिल अदा कर। राइट नाज़रीन, अहम बात यह है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने एक मुतालबा किया कि कैबिनेट के अंदर जो गुजरे हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर दौड़ाई जाए, उसे चेक किया जाए क्या है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस भी चेक होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आनी चाहिए। इनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर कानून का निफाज, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होना। लेकिन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इवन पाकिस्तान के बाकी जो हिस्से हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन वो सबके सामने है। तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर दाखिला पर भी आती है। उसके बाद क्रिकेट एक बहुत बड़ा शोबा है। क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है क्या कर रही है वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो डिमांड कर रहा है दूसरों से परफॉर्मेंस का, उनकी भी परफॉर्मेंस सबके सामने लाई जाए कि इनके दौर के अंदर अब तक कितने पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और क्रिकेट के कितने जो मैचेस हैं या कितने मुकाबले हैं पाकिस्तान की जो टीम है उसने कितना बुरा परफॉर्म किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपनी मेजबान संजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह।